नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल आरकेटीसी धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग डीसी मशीन डिस्कस कर रहे थे और आज इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेपर मोटर। तो स्टेपर मोटर को स्टेपिंग मोटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग स्टेपर मोटर को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो बोलता है कि स्टेपर मोटर इज ए BLDC मोटर इन विच रोटर मूव्स इन डिस्क्रीट और नॉन कंटिन्यूअस स्टेप्स। तो कहता है कि स्टेपर मोटर जो होता है वो ब्रशलेस डीसी मोटर यानी BLDC मोटर का ही एक टाइप है। इसमें क्या होता है कि रोटर जो है स्टेप बाय स्टेप जो होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है, यहाँ हमारा रोटर का जो मूवमेंट है वो नॉन कंटिन्यूअस या फिर डिस्क्रीट है। ठीक है, यानी रोटर का मूवमेंट यहाँ कंटिन्यूअस नहीं होता है। रोटर का मूवमेंट जो है वो स्टेप बाय स्टेप होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि स्टेपर मोटर पर क्या होता है कि डीसी ऑपरेटेड ड्राइव सर्किट प्रोवाइड्स पल्सेस फॉर रोटर मूवमेंट्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो कहता है कि स्टेपर मोटर के लिए डीसी ऑपरेटेड ड्राइव सर्किट होता है। ये ड्राइव सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो स्विचिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और यही ड्राइव सर्किट आपको पल्सेस देता है। किसके लिए? तो स्टेटर कॉइल्स के लिए। और इस तरह से जो है रोटर स्टेप बाय स्टेप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पर घूमेगा। ठीक है, अब देख लीजिए स्टेपर मोटर का क्लासिफिकेशन। स्टेपर मोटर को 3 भागों में बांटते हैं। पहला हो गया वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप स्टेपर मोटर, दूसरा हो गया परमानेंट मैग्नेट टाइप स्टेपर मोटर और तीसरा हो गया हाइब्रिड टाइप स्टेपर मोटर। तो इस तरह से स्टेपर मोटर जो है उसको 3 भाग में बांट दिए हैं। पहला हो गया वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप, दूसरा हो गया परमानेंट मैग्नेट टाइप और तीसरा हो गया हाइब्रिड टाइप। अब देख लीजिए स्टेपर मोटर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। तो पहला टर्मिनोलॉजी है रिजोल्यूशन। ठीक है, तो रिजोल्यूशन को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। रिजोल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। तो कहता है कि एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो रोटर है वो कितना स्टेप जो है कंप्लीट करता है। ठीक है, उसी स्टेप्स की संख्या को हम लोग यहाँ पे रिजोल्यूशन कहेंगे। किसका? स्टेपर मोटर का। कहने का मतलब हो गया कि एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में मान लीजिए रोटर को 4 स्टेप कंप्लीट करना होता है, तो इस तरह से जो है उस स्टेपर मोटर का रिजोल्यूशन आपका 4 हो गया। ठीक है, लेकिन कहता है कि स्टेपर मोटर के लिए रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब देखिए मानते हैं लेट अल्फ़ा इक्वल टू स्टेप एंगल डिग्री में स्मॉल ms, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेटर फेजेज। देखिए स्टेटर फेजेज कुछ और नहीं, स्टेटर पर जो इंडिपेंडेंट कॉइल्स होते हैं या स्टेटर पर जो इंडिपेंडेंट वाइंडिंग होता है उसी को हम लोग स्टेटर फेज कहते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल ms इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेटर फेजेज। ठीक है, कैपिटल NS इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स और कैपिटल NR इक्वल टू नंबर ऑफ रोटर पोल्स। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे स्टेप एंगल अल्फ़ा को हम लोग कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अल्फ़ा इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय स्मॉल ms इंटू कैपिटल NR, या फिर अल्फ़ा इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल NS माइनस कैपिटल NR ब्रैकेट के भीतर डिवाइडेड बाय कैपिटल NS इंटू कैपिटल NR और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 360 डिग्री। तो इस तरह से स्टेप एंगल जो है अल्फ़ा उसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। कहता है क्या स्टेप एंगल अल्फ़ा जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा स्टेप्स की संख्या होगा और स्टेप्स का संख्या ज़्यादा होगा तो रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा, यानी अल्फ़ा का वैल्यू कम रहेगा तो रिजोल्यूशन जो है स्टेपर मोटर का ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम लोग जो है वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए एक वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर का सेक्शनल व्यू यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टेटर पर 4 कॉइल्स है A B C D। तो ये 4 कॉइल्स 4 इंडिपेंडेंट कॉइल्स हैं, इसलिए यहाँ पे आपको 4 फेज मिल रहा है। फिर क्या है, स्टेटर पर 4 पोल्स 1 2 3 4, स्टेटर पर 4 पोल और रोटर पर आपको 2 पोल मिल रहा है। तो अगर रोटर को मैग्नेट के टर्म में सोचा जाए तो यहाँ पे 2 पोल मिल रहा है। तो इस तरह से 4 इंडिपेंडेंट कॉइल्स के लिए 4 फेज, स्टेटर पर 4 पोल, रोटर पर 2 पोल। तो पूरा नाम हो गया 4 फेज 4/2 पोल वेरिएबल रिलक्टेंस, ठीक है, स्टेपर मोटर। ठीक है, यहाँ देखिए कि 4 कॉइल्स A B C D जो है, ठीक है आपका, और प्रत्येक कॉइल्स से जो है हम लोगों को 2-2 टर्मिनल निकलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ कॉइल A का एक टर्मिनल, कॉइल B का एक टर्मिनल, कॉइल C का एक टर्मिनल और कॉइल D का एक टर्मिनल, यानी चारों कॉइल का एक एक टर्मिनल को कॉमन कर दिए हैं और कॉमन टर्मिनल को डीसी सप्लाई का नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए हैं। ठीक है, ये VS जो है हमारा डीसी सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, जिसका वैल्यू आपका जो है 5 वोल्ट हो सकता है, 12 वोल्ट हो सकता है, 24 वोल्ट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो चलिए चारों कॉइल्स का कॉमन टर्मिनल को सप्लाई
जो है आपका या डीसी सप्लाई का नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए हैं। अब देखिए कॉइल ए का एक टर्मिनल यहाँ आया है, कॉइल बी का एक टर्मिनल यहाँ आया है, कॉइल सी का एक टर्मिनल यहाँ आया है, कॉइल डी का एक टर्मिनल यहाँ आया है, ठीक है। और यहाँ पे स्विचिंग अरेंजमेंट द्वारा जो है हम डीसी सप्लाई वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो स्विचिंग अरेंजमेंट यहाँ पे देख रहे हैं ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग हम लोगों को ड्राइव सर्किट द्वारा प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये है हमारा 4 फेज 4x2 पोल वेरिएबल रिलेक्टेंस स्टेपर मोटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है कि स्टेटर जो है और रोटर जो है दोनों ही जो है आपका हाई क्वालिटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसके ऑपरेशन को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो स्विच ए है इस स्विच को हम क्लोज कर देते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ स्विच को क्लोज कर दे रहे हैं। तो स्विच ए को क्लोज करेंगे तो आपका पोल ए जो है ये एनर्जाइड हो जाएगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हाँ हम लोगों को इस तरह से नॉर्थ पोल प्राप्त हो रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अनुसार यहाँ आपको नॉर्थ पोल प्राप्त हो रहा है। तो अब होगा क्या कि ये जो फेरोमैग्नेटिक आपका रोटर है ये भी मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। और हमको पता है कि जो आयरन होता है या स्टील होता है वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होता है। तो अट्रैक्ट होने के लिए अपोजिट पोल का कंसेप्ट चाहिए। तो ये जो रोटर है आपका फेरोमैग्नेटिक रोटर जो है ये भी आपका मैग्नेटाइज्ड होगा। इन दैट केस क्या होगा कि यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ आपका इस तरह से साउथ लेगा, और यहाँ साउथ होगा तो यहाँ आपका नॉर्थ होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है अभी आपका रोटर जो है इस तरह का पोजीशन पर रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए आपका स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड का लाइन और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड का लाइन कॉन्साइड किया हुआ है। और ये देख लीजिए ये जो आपका एयर गैप लेंथ है, ठीक है, ये एयर गैप लेंथ मिनिमम है, ठीक है। तो एयर गैप लेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट होता है। तो यहाँ एयर गैप लेंथ मिनिमम है यानी यहाँ मैग्नेटिक सर्किट का रिलक्टेंस मिनिमम है। इस तरह से मैग्नेटिक सर्किट का रिलक्टेंस मिनिमम होते हुए रोटर जो है इस पोजीशन पर अभी रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जब तक, ठीक है, आपका पोल ए एनर्जाइड रहेगा तब तक रोटर का पोजीशन यही रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्विच ए है इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। इसको अगर हम ऑफ कर देते हैं तो पोल ए जो है ये डी एनर्जाइड कर जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि अब हम लोग जो है स्विच बी को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। इसको स्विच बी को क्लोज कर देंगे तो पोल बी एनर्जाइड हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि पोल बी पर नॉर्थ पोल का आपको इफेक्ट इस तरह से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे ही आप स्विचिंग करके यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, काफ़ी कम समय है, उतना समय में ये जो फेरोमैग्नेटिक रोटर है, ठीक है, ये तुरंत डीमैग्नेटाइज नहीं करता है, ठीक है। तो जितना समय में हम लोग स्विचिंग करके ए से बी गए उतना समय में ये रोटर पर जो है डीमैग्नेटाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। यानी इस समय अंतराल पर रोटर पर कुछ न कुछ इस पोलैरिटी के साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मेंटेन रहेगा, ठीक है, प्रेजेंट रहेगा। तो अब देखिए क्या होगा कि ये जो नॉर्थ है इस साउथ को खींचेगा और ये जो नॉर्थ है इस नॉर्थ को धकेलेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्लॉकवाइज टॉर्क प्राप्त हो जाएगा और होगा क्या कि आपका जो रोटर है वो अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर मूव कर जाएगा। तो आपको पोजीशन कुछ इस तरह से प्राप्त हो जाएगा रोटर का, ठीक है। रोटर आपका इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से यहाँ पे रोटर आ जाएगा, ठीक है। जहाँ ये देखिए ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल आपका हो जाएगा। और यहाँ भी देखिए कि आपका जो एयर गैप लेंथ है ये मिनिमम है और इस तरह से जो मैग्नेटिक सर्किट का रिलक्टेंस है वो भी मिनिमम हो गया। यानी मिनिमम रिलक्टेंस के साथ रोटर जो है इस पोजीशन को प्राप्त करेगा, ठीक है। और इस पोजीशन पर रोटर तब तक रहेगा जब तक आपका स्विच बी ऑन रहेगा या आपका पोल बी एनर्जाइड रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अब हम लोग जो है स्विच बी को ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ जो है आपका एन पोल का कंसेप्ट, नॉर्थ पोल का कंसेप्ट हम समाप्त करती है। यानी कॉइल बी या पोल बी आपका डी एनर्जाइड कर गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम जो स्विच सी है इसको क्लोज कर दिए तो इससे क्या होगा कि पोल सी या कॉइल सी आपका एनर्जाइड हो गया। तो मान लेते हैं यहाँ आपको नॉर्थ पोल का कंसेप्ट आपको प्राप्त हो रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा जब तक स्विचिंग करके यहाँ से यहाँ आए तब तक जो है आपका रोटर पर, ठीक है, इस पोलैरिटी के साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मेंटेन रहता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो नॉर्थ है इस साउथ को खींचेगा और ये नॉर्थ इस नॉर्थ को धकेलेगा।
तो एक बार फिर जो है यहाँ पे क्लॉकवाइज टॉर्क आपको प्राप्त होगा और रोटर फिर से जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा। तो आपको रोटर का पोजीशन कुछ इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से रोटर कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ साउथ, यहाँ ये नॉर्थ, और इस पोजीशन पर, ठीक है, देखिएगा तो यहाँ भी एयर गैप लेंथ आपको मिनिमम हो रहा है, इसलिए यहाँ भी जो है मैग्नेटिक सर्किट का रिलक्टेंस मिनिमम हो रहा है और इस तरह से मिनिमम रिलक्टेंस, ठीक है, के साथ रोटर आपको इस पोजीशन पर प्राप्त होगा, ठीक है। और एक बार फिर आपको जो है अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर प्राप्त हो गया है, ठीक है। और इस पोजीशन पर रोटर तब तक रहेगा जब तक आपका पोल सी या कॉइल सी एनर्जाइड रहेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है रोटेशन प्राप्त कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर। तो अब देखिए क्या है, देखिए अगर हम स्विचिंग सीक्वेंस को कुछ ऐसा रखते हैं, ठीक है, ए के बाद बी को एनर्जाइड करते हैं, बी के बाद सी को एनर्जाइड करते हैं, सी के बाद डी को एनर्जाइड करते हैं, डी को एनर्जाइड करने के बाद ए को एनर्जाइड करते हैं। तो स्विचिंग सीक्वेंस, ठीक है, कुछ इस तरह से रखते हैं, ठीक है, कॉइल्स को एनर्जाइड करने का या स्टेटर कॉइल्स को एनर्जाइड करने का। तो आपको अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री के साथ स्टेप बाय स्टेप क्लॉकवाइज रोटेशन प्राप्त होगा, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं। ठीक उसी तरह से अगर स्विचिंग सीक्वेंस ए डी सी बी ए रखेंगे तो हम लोग अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री के साथ स्टेप बाय स्टेप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक अलग सिचुएशन यहाँ पे देखते हैं कि मान लेते हैं कि अभी जो है हमारा कुछ ऐसा सिचुएशन है कि हम अभी जो है स्विच ए को क्लोज कर दिए हैं, जिससे हमारा कॉइल ए या पोल ए जो है एनर्जाइड है इस तरह से, और रोटर का पोजीशन कुछ इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, यहाँ एस और यहाँ एन, ठीक है। यहाँ रोटर जो है आपका इस तरह का पोजीशन में है जहाँ मैग्नेटिक सर्किट का रिलक्टेंस मिनिमम है। अब देखिए क्या है कि ए को तो हम एनर्जाइड कर दिए हैं, पोजीशन आपको इस तरह से मिल रहा है। अब क्या है कि ये जो है आपका स्विच ए क्लोज है, साथ ही साथ आप स्विच बी को भी क्लोज कर दे रहे हैं ऐसे, तो इससे क्या होगा, पोल बी भी एनर्जाइड कर जाएगा, तो यहाँ आपका ऐसे नॉर्थ लेगा। लेकिन क्या है कि ए और बी दोनों एक साथ जो है आपका एनर्जाइड हो रहा है, इसीलिए यहाँ भी नॉर्थ, तो दोनों का रिजल्टेंट नॉर्थ पोल यहाँ एग्जिस्ट करेगा, यहाँ एग्जिस्ट करेगा। देखिए बीच में इंटरमीडिएट पोजीशन पर जो है नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करेगा। जब कॉइल ए और कॉइल बी को, ठीक है, एक साथ एनर्जाइड करेंगे तो दोनों का रिजल्टेंट नॉर्थ पोल यहाँ मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि ये देखिए ये जो रोटर है आपका, रोटर कुछ इस पोजीशन पर यहाँ पे आ जाएगा, इस पोजीशन पर आ जाएगा रोटर, इस पोजीशन पर, यहाँ साउथ यहाँ नॉर्थ, इस पोजीशन पर आ जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 45 डिग्री जो है एंगल प्राप्त होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे स्विचिंग सीक्वेंस दिखाएं कि ए के बाद आप ए प्लस बी को जो है एनर्जाइड किए और ए प्लस बी के बाद आप बी को एनर्जाइड कीजिए, फिर जो है आप बी प्लस सी को एनर्जाइड कीजिए, उसके बाद सी को एनर्जाइड कीजिए और उसके बाद सी प्लस डी को जो है एक साथ एनर्जाइड कीजिए, है ना, और फिर डी को एनर्जाइड कीजिए, डी को एनर्जाइड करने के बाद डी प्लस ए को एनर्जाइड कीजिए और अंत में ए को एनर्जाइड कीजिए। तो ऐसा करेंगे, ये इस स्विचिंग सीक्वेंस को अगर आप मेंटेन करेंगे तो आपको अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री के साथ स्टेप बाय स्टेप क्लॉकवाइज रोटेशन प्राप्त होगा। ठीक उसी तरह से अगर आप ए के बाद ए प्लस डी को एनर्जाइड करते हैं, इसके बाद डी को एनर्जाइड करते हैं, उसके बाद डी प्लस सी को एनर्जाइड करते हैं, उसके बाद सी को एनर्जाइड करते हैं, उसके बाद सी प्लस बी को एनर्जाइड करते हैं, उसके बाद बी को एनर्जाइड करते हैं, उसके बाद बी प्लस ए को एनर्जाइड करते हैं और फिर ए को एनर्जाइड करते हैं। तो इस स्विचिंग सीक्वेंस के साथ अगर आप स्विचिंग करेंगे तो अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री के साथ स्टेप बाय स्टेप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए के बाद बी जाते हैं लेकिन बीच में आप ए प्लस बी यूज़ कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से ए के बाद डी जा रहे हैं लेकिन बीच में ए प्लस डी यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो दो सीक्वेंस है, ठीक है, इस पे जो है इस दोनों सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं माइक्रो स्टेपिंग, ठीक है, जहाँ ए से बी जाने के बीच में आप ए प्लस बी जाते हैं, जहाँ ए से डी जाने के बीच में आप ए प्लस डी जाते हैं। तो ये जो स्विचिंग सीक्वेंस है इसको हम लोग जो है माइक्रो स्टेपिंग कहते हैं और माइक्रो स्टेपिंग की मदद से हम लोग जो आपका स्टेप एंगल अल्फ़ा है उसको हम लोग कम करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है कि एक वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर जो है आपका,
उस पर हम लोगों को लो इनर्शिया मिलता है, जिसके वजह से फास्ट एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, फास्ट एक्सेलरेशन होगा और आप क्या है, मोर नंबर ऑफ पल्सेस कैन बी यूज्ड पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड में आप बहुत ज़्यादा पल्सेस आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लगभग एक सेकेंड में आप 1200 पल्सेस मैक्सिमम आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि आपका वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर का टॉर्क जो है आपका पुअर होता है। ठीक है, तो ये सब जो है हम लोग जो है इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लिए किसके बारे में, वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर के बारे में। ठीक है, अगर हम लोग एप्लीकेशंस की बात करें वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर की, तो एप्लीकेशंस इसका होगा, आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं प्रिंटर्स में, प्लॉटर्स में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर कर सकते हैं और आईसी चिप फैब्रिकेशन इंडस्ट्री पर कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग जो है रोबोटिक्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और वॉचेज पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है हम लोग स्टेपर मोटर या वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। ठीक है, और आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।